पुराने जमाने की बात है। राजपुताना के एक शहर में एक राजा था जो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। राजा का एक ही बेटा था। बादशाह ने लाडले बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। राजकुमार भी यूं तो बहुत समझदार, नेक और हर फन में माहिर था, लेकिन बेजा लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। एक दिन राजकुमार शिकार से वापस लौट रहा था। फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल आया। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि ये एक धोबियों का मोहल्ला है। चारों तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक मकान की तरफ उठी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गया। लगता था आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन ही दुपट्टे में अपने आप को छुपाकर नीचे उतर आई। राजकुमार को जैसे होश सा आ गया। इतने में इसके साथी और नौकर चाकर वहां आ गए और मजबूरन राजकुमार को वापस महल आना पड़ा। इसकी आंखों में वो मोहनी सूरत हटती ही नहीं थी। अपने खास मुलाजिम को भेजकर पता करवाया और पता चला कि वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार ने जिद पकड़ ली कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जान दे दूंगा। राजा को पता चला तो सोच में पड़ गया। राजकुमार की होने वाली रानी एक धोबी की बेटी बनेगी, ये इसे किसी तरह गवारा नहीं था। दूसरी तरफ बेटी की जिद से भी वाकिफ थे। राजा ने वजीर को बुलाकर मशवरा किया। वजीर बहुत ही अक्लमंद और वफादार आदमी था, इसीलिए उन्होंने बादशाह से कहा कि उसे इस वक्त रोकना अच्छा नहीं, आप उसे मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है, 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर आप शौक से कोई भी राजकुमारी ब्याह लाइएगा। बात राजा की समझ में आ गई थी। राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हुए तुम्हें इजाजत दे देते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। राजकुमार की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। इसने फौरन 2 आदमी भिजवाए और धोबी को अपने घर बुलाया। दोनों मियाँ बीवी डरते कांपते पहुंचे कि ना जाने हमसे क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने हमें बुलाया है। राजकुमार ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबी की बीवी राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि इन्होंने इन्हें ये इज्जत दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछ कर ही जवाब देंगे। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम इस धोबी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं और ये मामूली धोबी कह रहा है कि पूछकर बताएगा, लेकिन दिल का मामला था इसीलिए बर्दाश्त कर गया। अलबत्ता धोबी से कह दिया कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है, इनकार की सूरत में तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वो दोनों जैसे डरते कांपते आए थे ऐसे ही वापस चले गए। घर जाकर उन्होंने लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुमने ना कर दी तो हम जान से जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। आप शहजादे से कहें कि वो आकर खुद सुन ले। अगर मेरी शर्तें मंजूर है तो मैं तैयार हूँ, और अगर नहीं तो फिर जो जी चाहे करे। अगले दिन धोबी राजकुमार के पास गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। धोबी की बेटी और ये हिम्मत कि राजकुमार की आके शर्तें रखे। राजकुमार को भी पहले तो बड़ा गुस्सा आया, चाहा कि तलवार से धोबी का काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन एक तो दिल की लगी, दूसरे तजस्सुस हुआ कि देखें ये धोबी की लड़की क्या शर्तें रखती है। राजकुमार इसी वक्त धोबी के साथ इसके घर पहुंचे। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और बीबी रहती थी, ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और रात होती ही अपने घर वापस आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में कौन आता है। राजकुमार बोला, मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, तो फिर आप बारात लेकर आए। लड़की नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से
धोबी किसी मुसीबत में पड़े, इसीलिए लड़की ने अपनी 3 शर्तें और नहीं बताई। राजकुमार अपने 2-4 दोस्तों को अपने साथ लेकर आया और शादी करके दुल्हन को अपने महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिसमें इसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो आई और राजकुमार के कमरे में बिस्तर पर बैठने की बजाय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजकुमार भी चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू ब्याह कर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शादी में शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की कनीज थी। शाम हुई तो बांदी ने आकर इतला दी कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधे गाड़ी में बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह इन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और इसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया और ना पिया और ना ही हिली जुली, पत्थर की बुत की तरह बैठी रही। 1 दिन और 2 दिन, पूरे 6 महीने हो गए थे। इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया था। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर वो होशो हवास, इज्जत सब दांव पर लगा दी थी, उसी चेहरे की झलक तक देखने के लिए तरस गया था। दरबार में लोग अलग बातें बना रहे थे। राजकुमार की जिंदगी से खेल तमाशे, सैर और शिकार, तफरी सब खत्म हो गए थे। एक दिन इसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? इसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना इसे शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार, सच्ची बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन की बात है कि हम दोनों मियाँ बीबी काम कर रहे थे कि अचानक वो कहीं से आई और आकर कहने लगी कि मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीबी को इसकी मनमोहनी सूरत भा गई। इसने इसको आसरा दिया। हमारे घर में ऊपर धुले कपड़े रखने का एक कमरा था। इसने कहा वो ऊपर रहेगी। हमने कमरा खाली कर दिया। इसके साथ इसकी एक दोस्त भी आ गई। दोनों ऊपर रहने लगी। इसने इसके बाद हमसे कोई वास्ता ही नहीं रखा कि कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। बस कभी कभी मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती थी। इसे माँ कहती थी। वो बेचारी इसी में खुश थी। हमें इसने कसम दे दी थी कि किसी को इस बारे में कुछ न बताएं। इसीलिए जब आपने शादी की बात की तो हम चुप रहे। जैसा इसने कहा हमने वैसा ही किया। राजकुमार, इस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्शी करें। धोबी तो चला गया और राजकुमार सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करें। दिल हर चीज से उठ चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बगैर महल से निकल खड़ा हुआ और राजकुमार चलता चलता हिमालय पहाड़ की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए कोई गार तलाश कर रहा था कि एक गार में कुछ रोशनी नजर आई। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग बैठे हुए हैं और एक चिराग जल रहा है, जिसमें इन्हें देखकर राजकुमार की दिल को बड़ा सुकून मिला। वो वही बैठ गया, लेकिन बुजुर्ग ने आंखें नहीं खोली। राजकुमार वही रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, बुजुर्ग के हाथ पांव धोता। 1 महीने के बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली तो राजकुमार को देखा। राजकुमार ने इन्हें पानी पिलाया, इनके हाथ पांव दबाए कि अचानक बुजुर्ग बोला, बच्चा तो राजकुमार है, भला इस गार में तेरा क्या काम? राजकुमार बोला, जब आप ये जानते हैं कि मैं राजा के बेटा हूँ तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माँ बाप मेरे लिए परेशान होंगे पर मेरा वापसी का दिल नहीं करता। बुजुर्ग बोले, तूने बड़ी गलती की जो इस लड़की से शादी की, पर तूने हमारे इतने दिन से खिदमत की है, इसीलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये राह ले जाओ। जब तुम इसको अपने माथे पर मलोगे तो तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। शाम को जब वो लड़की घर जाए तो तुम ये राख माथे पर लगाकर इसके साथ चले जाना। तुझे अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। बुजुर्ग ने इसे राख दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर अपने कपड़े में रख लिया और चल दिया। कई दिन का सफर तय करके वो वापस अपने महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की इसी तरह इन्हीं कपड़ों में इसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। आज राजकुमार बहुत खुश था। इसने गर्म पानी से गुस्ल किया, बाल कटवाए
और पेट भरकर खाना खाया। इसने कनीज से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह से आती थी? कनीज ने बताया कि हाँ, वो रोजाना इसी तरह से आती है। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगी तो तुम मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की का जाने का वक्त हुआ तो कनीज ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने माथे पर बुजुर्ग की दी हुई राख मरी और फिर गायब हो गया। गायब होते के साथ ही वो लड़की के पीछे पीछे उसके घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस महल आ गया और कनीज से बोला, आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा, लेकिन जब वो धोबी की लड़की आकर यहाँ बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ आया है, मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो ना बताना भी चाहूँ तो फिर भी जिद करना और बार बार पूछना। कनीज समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का इरादा क्या है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठी तो कनीज ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू कर दिया। उठिए ना राजकुमार, देखिए कितना दिन चढ़ आया है, अब तो बहुत साहिबा भी आ गई। राजकुमार पहले तो जागा ही नहीं, लेकिन जब जागा तो कनीज को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तूने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। कनीज खुशामद करने लगी, बताइए ना राजकुमार, आप क्या ख्वाब देख रहे थे, बताइए ना। पहले तो राजकुमार टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। धोबी का घर आ गया। ये धोबी की लड़की धोबी दोबर के पास तो जरा नहीं रुकी, बल्कि सीधा जीने चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं भी इसके साथ उसके कमरे में आ गया। क्या सजा सजाए कमरा था, लगता ही नहीं था कि ये धोबी का घर है। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। कनीज बोली, आप और इनके कमरे में बैठ गए, क्या बात कर रहे हैं राजकुमार? अरे सच थोड़ी कनीज, ख्वाब में। अच्छा तो फिर बताइए क्या हुआ आपके ख्वाब में? फिर आसमान से इसके लिए एक जोड़ा आया। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया। बस क्या बताऊं, क्या लग रही थी। बन सबर कर ये आकर छत पर बैठ गई। रात के 12 बजे आसमान से एक उड़न खटोला आकर उतरा और ये इस पर बैठ गए। मैंने सोचा कि ये कहाँ जा रही है, इसलिए मैंने भी उस उड़न खटोले के एक पाए को पकड़ लिया। इतना कहकर राजकुमार थोड़ा रुका। कनीज से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा रुख इनकी तरफ फेर लिया था। कनीज पूछने लगे, फिर क्या हुआ राजकुमार? तो राजकुमार कहने लगा, और फिर वो उड़न खटोला उड़ते उड़ते एक खूबसूरत महल में पहुंच गया। एक से बढ़कर एक हसीन परियां बैठी थी। ये पहुंची तो सबने उठकर इसे सलाम किया, जैसे ये कहें कि राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहाँ परियों की रानी थी। थोड़ी देर बाद एक राजा आए और नाच गानों की महफिल जमी। सारी परियां नाची और सबसे आखिर में इसके नाचने का नंबर आया। ये नाचने खड़ी हुई। राजा ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया, तो इसने झुककर वो रुमाल लिया और सबको खुशी खुशी दिखाया और फिर दूर उछाल दिया। मैंने जल्दी से जाकर उसे जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह इसकी तरफ घूम चुकी थी। कनीज बोली, दिखाएं राजकुमार, दिखाएं, हम भी तो देखें कि वो रुमाल कैसा था। राजकुमार बोला, ए कनीज, सच थोड़ी था, वो तो एक ख्वाब था। लेकिन कनीज ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला कि कहीं ये वही तो नहीं। यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट अब छोटा हो गया और वो पूरी तरह इसकी तरफ ध्यान देने लगी। कनीज ने फिर जिद की, सुनाए राजकुमार, फिर आगे क्या हुआ? राजकुमार बोला, होना क्या था, राजा ने इससे दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश कर दी। ये नाचने लगी। अब के राजा ने खुश होकर इसे अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने सबको अंगूठी दिखाई और फिर दूर फेंक दिया। वो भी मैंने उठा लिया और उठाकर जेब में रख लिया। कनीज फिर जिद करने लगे, दिखाए राजकुमार, हमें भी दिखाए कि वो अंगूठी कैसी थी। राजकुमार बोला, कनीज, तू तो पागल हो गई है। अब एक चीज इत्तेफाक से सही होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब चीजें सच हो। लेकिन कनीज नहीं माने और राजकुमार के दूसरे जेब से वो अंगूठी निकाल ही लिए और पूछा, राजकुमार, क्या यही अंगूठी थी? राजकुमार बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में न जाने कहां से आ गई। धोबन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था। कनीज ने पूछा, फिर क्या हुआ? राजकुमार ने बोला, सुबह होने वाली थी। राजा दरबार से उठ गए और ये भी भागकर उड़न खटोले पर बैठ गई और जल्दी जल्दी में
अपना इनाम भी नहीं ली। सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास थे। इसका उड़न खटोला उड़ा और मैं फिर इसके पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यही तक देखा था कि तूने आकर मुझे जगा दिया। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं बल्कि परी हूँ। परस्तान में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा मेरा नाच देखकर ही दरबार बर्खास्त करते थे। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहा दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया राजा से कि कहना कि सबर नाम की भी कोई चीज होती है, इनके पास है या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और इनको अपने नाच की पड़ी है। तो वजीर ने जाकर राजा को जू का तू कह दिया। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। फौरन मुझे बुलाया गया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा गुरूर हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, तुझे साल भर जमीन पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परस्तान वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा नहीं माना और कहा, हाँ, इतना जरूर है कि तुझे रोज रात को उड़न खटोला भेजकर परिस्तान वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन 1 साल तुम्हें जमीन पर ही काटना पड़ेगी। मेरे पर नोच लिए गए और मुझे जमीन पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी कनीज को भी जमीन पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन आपने मुझे देख लिया। कल मेरी सजा को 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पग मिल जाते और मैं वापस परिस्तान चले जाती। आपको मेरी असलियत कभी नहीं पता चलती, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, यानी कि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। राजकुमार बहुत खुश हुआ और अपनी दुल्हन को लेकर राजा और मलका के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि इनकी बहू धोबी की लड़की नहीं है बल्कि परिस्तान की एक परी है तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से अपने राजकुमार की शादी इस परी से की और खूब खुशियां मनाई और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।